नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की, अर्थात मौलिक अधिकारों की। इससे पहले के वीडियो में भी हमने फंडामेंटल राइट्स और मौलिक अधिकारों के अर्थ, उनकी प्रकृति, उनके उद्भव और उनके विकास के बारे में चर्चा की थी। उसी के आगे आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों की, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की, जिसमें हम देखेंगे कि वे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। साथ ही हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जो केवल और केवल नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, और हम ये भी देखेंगे कि वे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों को भी प्रदान किए गए हैं। साथ ही हम देखेंगे नकारात्मक और सकारात्मक प्रवृत्ति के आधार पर किस प्रकार से मौलिक अधिकारों का विभाजन किया गया है, और हम देखेंगे कि पूर्णता और अपूर्णता के आधार पर किए गए मौलिक अधिकारों के वर्गीकरण को। तो सबसे पहले यदि हम बात करें संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के वर्गीकरण की, तो इसमें हम देखते हैं कि संविधान में फंडामेंटल राइट्स अर्थात मौलिक अधिकारों को 6 भागों में विभाजित किया गया है। यद्यपि आपको पता होगा कि जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, जो हमारा मूल संविधान था, उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, और लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी अर्थात संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया, और अब ये संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार न होकर केवल एक कानूनी अधिकार है, जिसे अनुच्छेद 31 से हटाकर अनुच्छेद 300 क में शिफ्ट कर दिया गया है, स्थानांतरित कर दिया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्तमान में संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों को 6 भागों में विभाजित किया गया है, और ये 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। नंबर 1 राइट टू इक्विलिटी अर्थात समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में दिया गया है। नंबर 2 है राइट टू फ्रीडम अर्थात स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है। नंबर 3 राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन अर्थात शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 और 24 में है। नंबर 4 पे है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अर्थात धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट अर्थात संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में है। और लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अर्थात संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में दिया गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। और अब हम देखते हैं कि वे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो नागरिकों को दिए गए हैं, और वे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों को भी दिए गए हैं। तो सबसे पहले यदि हम उन अधिकारों की बात करें जो केवल नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे कुल अधिकारों की संख्या 5 है। कितनी है? 5 है। हम देखते हैं कि वे अनुच्छेद कौन कौन से हैं। अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 29 है और अनुच्छेद 30 है। ठीक है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 जैसा कि आप जानते हैं लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात करता है। अनुच्छेद 19 विचार, अभिव्यक्ति आदि विषयों की स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है, और अनुच्छेद 29-30 जो कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों की बात करता है, जिसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात कही गई है। साथ ही शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उनका प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार बताया गया है। और अब यदि हम बात करें कुछ ऐसे अधिकारों की जो नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है, अर्थात जो कि सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, और ऐसे कितने अधिकार हैं? ऐसे अधिकारों की कुल संख्या है 10, और वे कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 क, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 25, 26, 27, 28। इस प्रकार आप देखेंगे ये कुल 10 ऐसे अधिकार हैं जो नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों को भी प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता की बात करता है। अनुच्छेद 20 जो है वो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण की बात करता है, और अनुच्छेद 21 के हमें शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। 23 में आप देखेंगे कि मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध किया गया है। वहीं अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। और अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें 25 अंतःकरण की
धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता हमें प्रदान करता है। अनुच्छेद 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में, करों की छूट के बारे में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। जबकि अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता हमें प्रदान करता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि ये कुल 10 ऐसे अनुच्छेद हैं, ये कुल 10 ऐसे अधिकार हैं जो नागरिकों और गैर नागरिकों अर्थात देश के सभी व्यक्तियों को प्रदान किए गए हैं। और अब हम बात करेंगे नकारात्मक और सकारात्मक प्रकृति के मौलिक अधिकारों की। तो इस संदर्भ में आपको पता होगा कि जब हमारे देश के संविधान के निर्माण का कार्य चल रहा था, तब मौलिक अधिकारों को संविधान में सम्मिलित करने की, शामिल करने की मांग की गई थी। तब दो विचारधाराएं थी। एक विचारधारा थी जो नकारात्मक अधिकारों को प्रमुखता दे रही थी, अर्थात ऐसे अधिकारों पर जोर दिया गया जिनकी प्रवृत्ति कैसी थी, नकारात्मक थी। अर्थात वे ऐसे अधिकारों की मांग कर रहे थे जिनमें राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरफेरेंस न किया जाए, किसी भी प्रकार का कोई दखल न किया जाए, किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप न किया जाए। वहीं हम देखते हैं कि दूसरी ओर एक विचारधारा ऐसी भी थी जो अधिकारों की सकारात्मक धारणा में विश्वास करती थी। उसने ये सुझाव दिया कि राज्य के द्वारा नागरिकों के लिए कुछ ऐसे आधारभूत अधिकारों को संविधान में स्थान दिया जाए जो कि नकारात्मक प्रवृत्ति के न होकर सकारात्मक प्रवृत्ति के हो। ऐसे में हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया, ऐसे में हमारे संविधान निर्माताओं ने दोनों पक्षों के बीच में, दोनों विचारधाराओं के बीच में संतुलन बनाने का प्रयास किया और कुछ ऐसे अधिकार संविधान में सम्मिलित किए जो नकारात्मक प्रवृत्ति के थे और कुछ ऐसे अधिकार भी संविधान में शामिल किए गए जो कि सकारात्मक प्रवृत्ति के थे। और इस संदर्भ में यदि सबसे पहले हम नकारात्मक अधिकारों की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि नकारात्मक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो कि राज्य को यह आदेश देते हैं कि वो किसी विशिष्ट प्रकार का कार्य न करे। और ऐसे अधिकारों में हम अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15(1), अनुच्छेद 16(2), अनुच्छेद 18(1), अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22(1) और अनुच्छेद 28(1) को रखते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। और इसी प्रकार अनुच्छेद 15(1) कहता है कि राज्य जो है वो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों में किसी भी प्रकार का विभेद नहीं करेगा। जबकि 16(2) कहता है कि राज्य लोक नियोजन के विषय में धर्म, जाति, लिंग आदि आधारों पर नागरिकों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। वहीं 18(1) में कहा गया है कि राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। और अनुच्छेद 20 में अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात कही गई है। जबकि आप देखेंगे कि अनुच्छेद जो 22(1) है वो बिना कारण बताए किसी को निरुद्ध नहीं रखने की बात करता है। कि 28(1) कहता है कि पूर्णतः राज्य निधि से पोषित किसी भी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार ये नकारात्मक प्रवृत्ति वाले अधिकार हैं जो कि संविधान में दिए गए हैं। अब हम यदि सकारात्मक प्रवृत्ति वाले अधिकारों की हम बात करें तो हम देखते हैं कि संविधान में कुछ ऐसे भी अधिकार हैं जो कि सकारात्मक प्रवृत्ति के हैं। जैसे हम इस संदर्भ में बात कर सकते हैं अनुच्छेद 25 की, अनुच्छेद 29(1) की और अनुच्छेद 30(1) की। जैसा कि आप सभी को पता है, अनुच्छेद 25 में कहा गया है अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के बारे में। अनुच्छेद 29(1) प्रत्येक नागरिक को अपनी विशेष भाषा, अपनी विशेष लिपि और विशेष संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार प्रदान करता है। जबकि अनुच्छेद 30(1) जो है वो धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उनका प्रशासन करने का अधिकार प्रदान करता है। और अब हम बात करेंगे पूर्णता और अपूर्णता के आधार पर मौलिक अधिकारों के वर्गीकरण की। तो इस संदर्भ में आप देखेंगे कि भारतीय संविधान के भाग 3 में कुछ ऐसे भी मौलिक अधिकार हैं जिन्हें लागू करने के लिए या फिर जिन्हें परिवर्तनीय बनाने के लिए किसी प्रकार की विधि की, किसी प्रकार के विधान की या किसी प्रकार के कानून की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसे अधिकार अपने आप में पूर्ण होते हैं। जबकि दूसरी ओर कुछ ऐसे भी अधिकार होते हैं जिनको लागू करने के लिए या जिनको परिवर्तनीय बनाने के लिए कुछ विशेष प्रकार की विधियों की, कुछ विशेष प्रकार के कानूनों की आवश्यकता होती है।
हम कह सकते हैं कि ऐसे अधिकार जो कि अपने आप में पूर्ण है, अर्थात जिनके लिए किसी प्रकार के कानून या किसी प्रकार की विधि बनाने की आवश्यकता नहीं होती, वे पूर्ण अधिकारों की श्रेणी में आते हैं। जबकि ऐसे अधिकार जिनको लागू करने के लिए, जिनको परिवर्तनीय बनाने के लिए किसी विशेष प्रकार के कानून बनाने की आवश्यकता होती है, तो ऐसे अधिकार अपूर्ण कानूनों की या अपूर्ण अधिकारों की श्रेणी में आते हैं। यदि हम पूर्ण अधिकारों के उदाहरण की बात करें तो हम अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 आदि का उदाहरण इस ओर दे सकते हैं। लेकिन यदि हम अपूर्ण अधिकारों की श्रेणियों की बात करें तो इसके अंदर हम अनुच्छेद 17 की बात करते हैं, अनुच्छेद 21 की बात करते हैं, अनुच्छेद 23 की बात करते हैं, अनुच्छेद 24 की बात करते हैं, क्योंकि इन अनुच्छेदों में जो भी प्रावधान किए गए हैं उन प्रावधानों को दंडनीय बनाने के लिए राज्य के द्वारा विशेष प्रकार के कानून बनाने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मौलिक अधिकारों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो इस प्रकार जैसे संविधान के द्वारा कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, वे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो नागरिकों को दिए गए हैं, और वे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों को भी दिए गए हैं, और नकारात्मक प्रवृत्ति के अधिकार कौन कौन से हैं, सकारात्मक प्रवृत्ति के अधिकार कौन कौन से हैं, और वे कौन कौन से अधिकार हैं जो पूर्ण अधिकारों की श्रेणी में आते हैं, और कौन कौन से अधिकार हैं जो अपूर्ण अधिकारों की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। एक नए लेक्चर के साथ, नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आप सभी को धन्यवाद।